आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था वो काव्य गुण से संबंधित था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके दूसरे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आगे हम पढ़ते हैं ओज गुण। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप, दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उत्साह, दीप्ति, वीरता, उमंग, साहस, जोश का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यानी कि जिस कविता को पढ़ते ही हमारा हृदय में साहस का, उत्साह का, जोश का संचार होता है, हमारा जो हृदय है वो साहस से भर जाता है, उत्साह से भर जाता है, उमंग से भर जाता है, जोश से भर जाता है, तो वह रचना कैसी मानी जाएगी? ओज गुण संपन्न रचना मानी जाती है, ओज गुण प्रधान काव्य माना जाएगा। यह गुण मुख्य रूप से वीर रस, विभत्स रस, रौद्र और भयानक रस में होता है। यानी कि जो वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस और भयानक रस की जो रचनाएं हैं उसमें मुख्यतया अधिकांशतया ओज गुण होता है। ओज गुण के वर्ण विन्यास अथवा व्यंजक वर्णों की विशेषताएं निम्न है। यानी कि ओज गुण के सामान्य जो लक्षण है वो क्या होते हैं वो बताए गए हैं इसमें। टय वर्ग के व्यंजनों का अधिक प्रयोग। जहां माधुर्य गुण में था कि टय वर्ग के व्यंजनों का प्रयोग होता ही नहीं है, टय वर्ग का प्रयोग ना के बराबर होता है, अभाव होता है, वहां टय वर्ग के वर्णों का, टय वर्ग का अभाव होता है। यहाँ पर ओज गुण में क्या होता है? टय वर्ग के व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है, टय वर्ग के वर्णों का ही अधिक प्रयोग होता है। ट, ठ, ड, ढ, न, टय वर्ग के वर्णों का अधिक प्रयोग होता है। दूसरा है द्वित्व वर्णों एवं संयुक्त अक्षरों का आधिक्य। सेम वही बात होगी कि माधुर्य गुण में जहाँ संयुक्त अक्षरों का अभाव पाया जाता है, वहीं इसमें क्या होता है? ओज गुण में संयुक्त अक्षरों का आधिक्य होता है। रेफ का आधिक्य, जो किसी भी वर्ण के ऊपर अथवा नीचे हो सकता है। रेफ मतलब रे के विभिन्न प्रकार। रेफ का रे का आधिक्य होता है जो किसी भी वर्ण के ऊपर अथवा नीचे हो सकता है, जैसे कर्कट, मरकट, अर्क, कर्क, वक्र, शुभ्र, अभ्र, तीव्र आदि, है ना, ऊपर या नीचे हो सकता है रेफ। और चौथा है समासों का बाहुल्य। वहां पर समास या तो नहीं होते हैं, अल्प समा, या फिर होते हैं तो छोटे छोटे समासिक पद होते हैं माधुर्य गुण में। वहीं ओज गुण में समासों का बाहुल्य होते हैं, बाहुल्य होता है। यानी कि इसके 2-3 लक्षण है वो देख लीजिए। सबसे पहला टय वर्ग के वर्णों का प्रयोग होता है इसमें। दूसरा है द्वित्व वर्णों का और संयुक्त अक्षरों का अधिक प्रयोग होता है। तीसरा है रेफ का प्रयोग होता है, रे के विभिन्न जो प्रकार है उनका प्रयोग होता है इसमें। ये जो रे है वो किसी भी वर्ण के ऊपर अथवा नीचे हो सकता है। और चौथा है समासों का बाहुल्य। उदाहरण देखते हैं इसके। बस ये बहुत ही ओज गुण मतलब साधारण सा ओज गुण मतलब सामान्य सी इसकी परिभाषा है कि जिस कविता को, जिस काव्य रचना को पढ़ करके मन में उत्साह, तेज का, ओज का, उमंग का संचार होता है, वह रचना जो है वो ओज गुण संपन्न रचना मानी जाती है। इसमें समासों का अधिक प्रयोग किया जाता है, द्वित्व वर्णों का, संयुक्त अक्षरों का अधिक प्रयोग होता है, टय वर्ग का प्रयोग होता है, टय वर्ग के वर्णों का प्रयोग होता है और रे के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहिलोल सागर खर भरे, मन हरख सम गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे, कट कटही मरकट विकट भट्ट बहु कोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। देखिए, जैसे प्रस्तुत पद में संयुक्त वर्णों एवं टय वर्ग के वर्णों का अधिक प्रयोग हुआ है। टय वर्ग के वर्ण कट कटही, मरकट, विकट, भट्ट, कोटि, कोटिन, तो यहाँ पर टय वर्ग के वर्णों का अधिक प्रयोग देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ संयुक्त वर्ण भी है, चिक्करही, दिग्गज, गंधर्व, है ना, किन्नर। तो ये संयुक्त वर्ण भी काफी मतलब बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ टय वर्ग के वर्णों का भी प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा युद्ध वर्णन होने के कारण भी वीर रस है। युद्ध वर्णन किया गया है पदों में। इस पद में युद्ध वर्णन का प्रसंग है तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया? वीर रस है। प्रस्तुत पद में संयुक्त वर्ण एवं टय वर्गीय वर्णों का प्रयोग हुआ है और युद्ध वर्णन होने के कारण वीर रस भी है। और पहले भी बताया था कि जो ओज गुण होता है वह कौन कौन से रसों में होता है? विभत्स रस, रौद्र रस,
वीर रस और भयानक रस। तो ये वीर रस की रचना है ना। युद्ध वर्णन है इसमें, तो ये वीर रस की रचना है। और वीर रस की रचना होने से ये किस गुण से संपन्न माना जाएगा? इन पंक्तियों को, इस काव्य रचना को ओज गुण संपन्न रचना माना जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जैसे अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस रचना को पढ़ कर के हृदय में एक तेज का, उत्साह का, उमंग का, जोश का संचार होता है। इसलिए ये जो रचना है वो किस गुण से संपन्न मानी जाएगी? ओज गुण से संपन्न मानी जाएगी। इसी प्रकार से है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, फट फट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते और झुंड गिरे। पंक्तियों को पढ़कर लग रहा है कि इसमें युद्ध वर्णन का प्रसंग है। ये जो श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी कविता है वहां से लिया गया है। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें युद्ध वर्णन है। युद्ध वर्णन होने के कारण यह वीर रस से परिपूर्ण रचना है। और वीर रस से परिपूर्ण होने के कारण यह यहाँ पर कौन सा गुण माना जाएगा? ओज गुण है, क्योंकि वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस जो है, इन रसों से युक्त जो रचना होती है वो प्रायः ओज गुण संपन्न रचना होती है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो सुनते ही लग रहा है कि भयानक रस की रचना है, भयानक रस से परिपूर्ण पंक्तियां हैं ये। और भयानक रस में जो गुण होता है वो कौन सा गुण होता है? सामान्यतया ओज गुण होता है। तो ये भी ओज गुण संपन्न मानी जाएगी। इसी प्रकार से जैसे रौद्र रस का देखते हैं। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव। तो रौद्र रस है, क्रोध रस है। परशुराम जी को क्रोध आया था जब राम ने धनुष तोड़ा था। तो ये रौद्र रस से रौद्र रस की रचना है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और रौद्र रस की जो रचना होती है वो सामान्यतया प्रायः है ओज गुण संपन्न रचना होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा रस माना जाएगा? ओज गुण कौन सा गुण माना जाएगा? ओज गुण माना जाएगा। आगे देखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, प्रसाद मैंने पहले भी बताया था, हृदय की व्यापकत्व जो वृत्ति होती है उससे इसका संबंध होता है, यानी अर्थ का फैल जाना। जिस गुण से युक्त काव्य रचना सहज भाव से हृदय में व्याप्त हो जाती है उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जिस गुण से युक्त काव्य रचना सहज भाव से हृदय में व्याप्त हो जाती है उसे प्रसाद गुण कहते हैं। काव्य रचना का संपूर्ण अर्थ बिना किसी प्रयास के स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, वहां प्रसाद गुण माना जाता है। यानी कि अर्थ को समझने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, पढ़ते ही कविता का अर्थ पढ़ते ही समझ में आ जाता है, हृदय में व्याप्त हो जाता है उसका अर्थ। अर्थ का फैल जाना मतलब हृदय में अर्थ जो है वो अपने आप फैल जाता है, समझ में आ जाता है अर्थ, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता है समझने के लिए, वहां पर प्रसाद गुण होता है। इस गुण से युक्त कविता पढ़ते या सुनते ही समझ में आ जाती है। प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता व निर्मलता। जिस प्रकार से सरोवर का जल अगर निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, तो उसके तले तक, उसके अंदर तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ मन में स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से सरोवर का जल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, तो अंदर तक सब कुछ दिखाई पड़ता है ना। इसी प्रकार से जो रचना प्रसाद गुण संपन्न होती है उस रचना का अर्थ, मतलब वो रचना अंदर तक यानी अर्थ सहित जो है वो समझ में आ जाती है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उस रचना को पढ़ते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि सूखे काठ में तत्काल व्याप्त हो जाती है, सूखे ईंधन में अग्नि जल्दी लग जाती है ना, तत्काल व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार से चित्त में तुरंत व्याप्त हो जाने वाला जो गुण है वो कौन सा गुण है? प्रसाद गुण कहलाता है। यानी कि सीधी सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस कविता का अर्थ, जिस काव्य रचना का अर्थ पढ़ते ही समझ में आ जाए, जिसे समझने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, चित्त में अर्थ तुरंत व्याप्त हो जाता है, वह जो रचना है वो प्रसाद गुण संपन्न रचना मानी जाती है। इसके सामान्य से लक्षण है सरल सरस रचना, स्वच्छता एवं स्पष्टता, काव्य में व्याख्या की जरूरत ना हो, जहां सरलीकरण ना करना पड़े।
ठीक है। तो ये सामान्य सा लक्षण है इसके कि सरलता होती है, स्वच्छता व स्पष्टता होती है, काव्य की व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है, सरलीकरण भी नहीं करना पड़ता है। प्रसाद गुण युक्त रचना में ऐसे सरल एवं सुबोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें सुनते ही अर्थ की सहज प्रतीति हो जाती है। उदाहरण देखिए इसका, छीनता हो सत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, तेरी तरफ बढ़ रहा जो हाथ है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो पढ़ते ही समझ में आ रही है इनका अर्थ कि छीनता हो सत्व कोई, अगर तेरे कोई अस्तित्व पर तेरी आंच आए और तू उस समय त्याग तप से काम ले रहा है तो ये पाप है। पुण्य क्या है? विच्छिन्न कर देना उसे, तेरी तरफ बढ़ रहा जो हाथ है। तो ये पंक्तियां ऐसी है जिनको पढ़ते ही उनका अर्थ समझ में आ रहा है, समझने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये रचना जो है वो प्रसाद गुण संपन्न रचना मानी जाएगी। इसी प्रकार से देखिए, जैसे विनती सुन लो हे भगवान, हम सब हैं बालक नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। सीधी सरल भाषा है, सीधे सरल शब्द हैं और पढ़ते ही अर्थ जो है वो समझ में आ रहा है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इसी प्रकार से वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुट। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो भिक्षुक कविता है वहाँ से ली गई है ये पंक्तियाँ, और इन पंक्तियों का अर्थ जो है वो पढ़ते ही समझ में आ रहा है, समझने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। तो ये रचना जो है, ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं, ये जो रचना है वो प्रसाद गुण संपन्न रचना मानी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरी इस कक्षा को मनोयोग पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।